डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। भूतिया लाइब्रेरी। अगर आपको ऐसा कोई डायरी मिल जाए जिसमें आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सच हो जाएगा तो कैसा होगा। हमारे आज के प्रस्तुतिकरण की ये कहानी भी ऐसी ही एक रोमांचक डायरी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। उम्मीद है कि आज की ये कहानी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। रतनपुर गांव की ये लाइब्रेरी बहुत पुरानी है। आसपास के इलाकों में इतनी पुरानी लाइब्रेरी और कहीं नहीं है। लाइब्रेरी एक सुनसान जगह पर स्थित है जहां लोगों का आना जाना ज्यादा नहीं होता। सबका मानना है कि ये जगह ज्यादा अच्छी नहीं है। लाइब्रेरी के पास ही एक तालाब है। तालाब के चारों ओर ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। लाइब्रेरी में किताबों का बड़ा संग्रह है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसे एक विचारोत्तेजक पुस्तकों का म्यूजियम कहा जा सकता है। हर हफ्ते की तरह आज भी कॉलेज से लौटकर शाम के वक्त राहुल किताबें ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में आया है। एक हफ्ते पहले वह एक उपन्यास को पढ़ने के लिए ले गया था। उसने पूरे उपन्यास को एक हफ्ते के अंदर तेजी से पढ़कर खत्म कर दिया। आज वह एक नई किताब की तलाश में यहाँ आया है। लाइब्रेरी की अलग अलग शेल्फ में किताबों को ढूंढने के बाद जब राहुल को कोई किताब पसंद नहीं आई, वह लाइब्रेरी से बाहर निकलने ही वाला था। तभी उसकी नजर लाइब्रेरी के दाहिने कोने में रखे एक बड़े रैक पर गई। वह आगे बढ़ा और उस रैक के एक तरफ रखी कुछ चुनी हुई किताबों को देखने लगा और आगे बढ़कर उसने एक किताब हाथ में उठा लिया। फिर समझा कि वह कोई किताब नहीं है बल्कि एक डायरी है। डायरी बहुत शौक से बनाई गई थी। उसका गत्ता काटकर सुंदर तरीके से सजाया गया था। उस पर आदम और हवा के स्वर्गिक बगीचे, ईडन में सेब खाने का दृश्य बना हुआ था। ऊपर अंग्रेजी अक्षरों में सुंदर तरीके से लिखा था, फ्यूचर ड्रीम्स। राहुल ने चारों ओर अच्छी तरह से देख लिया। आसपास में कोई नहीं था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहा था। झटपट राहुल ने बैग खोली और डायरी को उसके अंदर रखकर जिप बंद कर दी। फिर बैग को पीठ पर टांग लिया। घर लौटकर कॉलेज के प्रोजेक्ट के काम में वह पूरी तरह से डूब गया। राहुल अभी कॉलेज के पहले वर्ष में था और दूसरे वर्ष के सेमेस्टर की परीक्षा सामने थी। पहले वर्ष के हर सेमेस्टर में राहुल ने दूसरा स्थान हासिल किया था। पहला स्थान हमेशा संतोष ने लिया था। इस कारण से मन ही मन वह संतोष से थोड़ा चिढ़ा रहता था। हालांकि ऊपर से उसने अपना अच्छा दोस्त दिखाता था। पहले वर्ष की फाइनल परीक्षा में राहुल ने सोचा था कि इस बार वह संतोष को पछाड़ ही देगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वही पुराना सिलसिला जारी रहा। इतनी देर तक राहुल पढ़ाई कर रहा था, उसे ध्यान नहीं रहा। अचानक उसके दिमाग में डायरी के कवर पेज का ख्याल आया। कवर पेज पर लिखा था, फ्यूचर ड्रीम्स। फ्यूचर ड्रीम्स का मतलब तो होता है भविष्य के सपने। तभी राहुल के मन में एक विचार आया। उसने तय किया कि वह इस डायरी में अपने भविष्य के सपनों को लिखेगा। जो कुछ वह भविष्य में चाहता है उसे वह यहाँ दर्ज करेगा। तुरंत उसने बैग से डायरी निकाली
डायरी के खाली पन्नों पर अब तक कुछ भी लिखा नहीं गया था। राहुल ने पन्ने पलट पलट कर देखे। डायरी काफी पुरानी थी, इसलिए उसके पन्नों का रंग फीका पड़कर हल्का पीला हो गया था। उनसे एक अजीब सी सीली गंध निकल रही थी। राहुल ने पहले पन्ने पर पेन से लिखना शुरू किया। मेरी इच्छा है कि मैं अगले सेमेस्टर में क्लास में पहला स्थान पाऊं। उस दिन के बाद राहुल ने डायरी को अपनी पढ़ाई की मेज पर एक जगह रख दिया। धीरे धीरे राहुल पढ़ाई और अन्य कामों में व्यस्त हो गया और डायरी के बारे में लगभग भूल ही गया। इसके बाद 1 महीना और बीता। फिर आया उस सेमेस्टर का दिन। राहुल ने जितना हो सका तैयारी करके परीक्षा दी। सप्ताह के अंत में रिजल्ट आया और इस रिजल्ट को देखकर राहुल के मन में खुशी का फव्वारा जैसे उछल पड़ा, क्योंकि इस सेमेस्टर में उसने संतोष को 10 नंबरों से पीछे छोड़कर क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया था। खुशी के मारे उछलते ही राहुल को उस डायरी की याद आई। पढ़ाई की टेबल के दराज से उसने वह डायरी निकाली। वह डायरी सच में उसकी इच्छा पूरी कर चुकी थी। राहुल के मन में और भी सपने जाग उठे। वह खुशी खुशी उन्हें डायरी में लिखने लगा। उसने लिखा, मैं चाहता हूँ कि आज या कुछ दिनों के अंदर पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स मिले और मेरी खूब तारीफ हो। साथ ही आरती मुझे नोटिस करने लगे। सबसे ज्यादा खुशी और गिफ्ट्स पाने की इच्छा तो राहुल की हमेशा से रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी चाहत रही है आरती। हाँ, आरती यानी आरती राय, कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की। लगभग हर रोज वह सीनियर लड़कों से लेटर्स पाती है। बहुत से लोग उस पर अपना दिल हार बैठे हैं। राहुल आरती को पसंद करता है। सिर्फ पसंद ही नहीं करता बल्कि उसे प्यार करता है। हालांकि यह प्यार एक तरफा है। आरती को इस प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। राहुल ने मन ही मन सोचा कि जब एक इच्छा पूरी हो गई है तो उसकी ये बाकी दोनों इच्छाएं भी जरूर पूरी होगी। उसी रात राहुल को हैरान करते हुए उसके रिश्तेदार और स्कूल के दोस्त उसके घर आए। सबने उसे बधाई दी और कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भी दिए। कुछ रातों बाद जब राहुल खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने जा रहा था, तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। राहुल ने कॉल रिसीव किया। हेलो हेलो, क्या मैं राहुल से बात कर रही हूँ? हाँ, बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन? मैं आरती बोल रही हूँ। राहुल को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके मन के तारों को किसी ने झंकार दिया हो। बोलो, मेरा मतलब कहो कहो। कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल, तुम क्लास में पहले स्थान पर आए हो। मुझे बहुत खुशी हुई। राहुल के मन में जैसे एक साथ हजारों आतिशबाजियां फूट पड़ी। उत्साह में वह थोड़ा कांपने लगा। वह लड़की जो कभी उसकी ओर पलटकर भी नहीं देखती थी, आज उसे फोन करके खुद बधाई दे रही थी। थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज इतनी कांप क्यों रही है? नहीं, बस कभी सोचा नहीं था कि फर्स्ट आऊंगा, इसलिए थोड़ी खुशी हो रही है। मतलब तुम समझ ही रही हो ना। ठीक है राहुल, मैं अब फोन रख रही हूँ। कल क्लास में आना, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। फोन रखकर राहुल अलग अलग विचारों में खो गया। सबसे ज्यादा उसकी चाहत थी गिफ्ट्स और आरती का प्यार। राहुल ने फिर से डायरी खोली। क्या यह डायरी सच में इच्छाएं पूरी करने वाली डायरी है? अब तक उसने इसमें जितने भी सपने लिखे हैं वे लगभग पूरे हो चुके हैं। आज जब उसने डायरी में आरती के प्यार की इच्छा लिखी, तभी जैसे जादू की तरह आरती का फोन आ गया। अगले दिन राहुल क्लास की तीसरी कतार की बीच वाली बेंच पर चुपचाप बैठा था। अचानक उसकी तंद्रा एक नरम हाथ के स्पर्श से टूट गई। चौंक कर उसने देखा कि उसके बगल में आरती आकर खड़ी है। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? राहुल को पूरी तरह हैरान करते हुए आरती उसके बगल में बैठ गई। क्या बात है आरती, तुमने कल रात कहा था कि मुझसे बहुत सारी बातें करनी है। कोई गंभीर बात है क्या?
असल में मैं मैथ्स में दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही हूँ। क्या तुम प्लीज हेल्प करोगे? प्लीज। इतना कहते ही आरती ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आरती के स्पर्श से उसके शरीर की हर एक कोशिका रोमांचित हो उठी। इसके बाद राहुल ने कॉलेज की कैंटीन, लाइब्रेरी, अपने घर और कभी-कभी आरती के घर जाकर उसे मैथ सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी बातचीत, मस्ती और हंसी ठिठोली बढ़ने लगी। उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होने लगा। देखते ही देखते कॉलेज का सेमेस्टर भी आ गया। परीक्षा के बाद एक दिन राहुल और आरती एक पार्क में मिले। वे दोनों ढेर सारी बातें कर रहे थे। इसी बीच राहुल ने देखा कि आरती का चेहरा बुझा हुआ लग रहा था। बात करते करते वह बार बार खो जाती थी, जैसे किसी सोच में डूबी हो। राहुल समझ गया कि वह किसी चिंता में है और वह चिंता कोई खुश करने वाली बात नहीं है। क्या सोच रही हो? मैं तब से देख रहा हूँ कि तुम उदास बैठी हो। क्या हुआ आरती? मुझे बताओ ना। जानते हो राहुल, मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले जो सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी वह बहुत खराब हुई थी। इन दिनों मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा है कि मैं फेल कर जाऊंगी। मैंने कभी परीक्षा में फेल नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगा। घर पर कैसे मुंह दिखाऊंगी पता नहीं। अच्छा, इसी बात की चिंता है? मेरा मन कहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे तुम फेल नहीं करोगी। हाँ, हो सकता है कि बहुत अच्छे नंबर ना आए, लेकिन पास जरूर हो जाओगी। मेरी बात याद रखना। पता नहीं, मैं तो बहुत चिंता में हूँ। बस भगवान से यही उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं पास कर जाऊं। अगले दिन कॉलेज में लगातार 3 क्लासों में राहुल का ध्यान भटका रहा। उसके दिमाग में बस आरती का उदास चेहरा घूम रहा था। राहुल ने पूरे क्लासरूम का जायजा लिया। क्लास में कोई नहीं था। फिर बहुत सावधानी से उसने अपने बैग से डायरी निकाली। डायरी में उसने लिखा, इस सेमेस्टर की परीक्षाओं की सारी कॉपियां किसी भी तरह रद्द हो जाए। कोई भी शिक्षक उन्हें जांच न सके। हम सबको औसत नंबर देकर पास कर दिया जाए। 3 दिन बाद डायरी का असर दिखा। वो बुधवार का दिन था। ट्यूशन से लौटने के बाद दोपहर के खाने के दौरान राहुल ने टीवी चलाया। चैनल बदलते समय उसकी नज़र एक न्यूज़ चैनल पर टिक गई। राहुल के कॉलेज में आग लग गई थी। हाल ही में सेमेस्टर की सभी उत्तर पुस्तिकाएं उस आग में जलकर राख हो गई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी थी। सभी परीक्षार्थियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि सभी विद्यार्थियों को औसत अंक देकर पास कर दिया जाएगा। राहुल ने तुरंत आरती को फोन किया और उसे सारी बात बताई। आरती को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए राहुल की बात सुनकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। जानती हूँ कि इस आग से कई लोगों का नुकसान हुआ होगा, लेकिन एक तरह से मेरे लिए यह अच्छा हुआ। कम से कम मुझे परीक्षा में फेल नहीं होना पड़ेगा। अच्छा राहुल, तुम जादू जानते हो क्या? क्या? इन दिनों तुम जो भी बातें करते हो वह किसी न किसी तरह सच हो जाती है। यह कैसे संभव है? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं जादू जानता हूँ। सच में तुम जादू जानते हो? बताओ ना, बताओ ना। इसे कहते हैं दूरदृष्टि की शक्ति मैडम। मैं भविष्य में क्या होने वाला है यह देख सकता हूँ। शायद यह शक्ति मुझे तुम्हारे और मेरे रिश्ते की वजह से मिली है। मुझे तो लगता है कि यह हमारे प्यार की ताकत है। आरती शर्म से लाल हो गई। राहुल ने डायरी के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे डायरी ने राहुल को पूरी तरह से जकड़ लिया। अब वह डायरी के ख्यालों में ही खोया रहता था। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। डायरी जरूर अलौकिक और रहस्यमयी है। यह डायरी आखिर आई कहां से?
उसके गांव की लाइब्रेरी में यह कैसे पहुंची? इन्हीं विचारों में खोया हुआ राहुल डायरी के पिछले हिस्से को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक प्रकाशन के नाम पर गई। स्वास्तिक, पता इंदौर, गोल बाजार। राहुल ने कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी ली और इंदौर जाने के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले उसने डायरी को अपने कॉलेज के पर्सनल लॉकर में रख दिया। राहुल घर पर भी डायरी रख सकता था, लेकिन उसे डर था कि कोई उसके बारे में जानकर उसे चुरा न ले। इसी डर से उसने डायरी को कॉलेज के प्राइवेट लॉकर में सुरक्षित रखा और चाबी अपने साथ ले ली। इंदौर जाने से पहले राहुल ने घर पर यह कह दिया कि वह दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए घूमने जा रहा है। गोल बाजार के किताबों के इलाके में जाकर स्वास्तिक प्रकाशन की खोज करने लगा। बहुत खोजने के बाद भी जब प्रकाशन का कोई पता नहीं चला, तो उसी समय एक अधेड़ उम्र के सज्जन ने उसे पीछे से आवाज दी। सुनिए। राहुल चौंक कर पीछे मुड़ा। बोलिए। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप किसी प्रकाशन की तलाश कर रहे हैं। प्रकाशन का नाम क्या है, जान सकता हूँ? हाँ जरूर, मैं स्वास्तिक प्रकाशन की तलाश कर रहा हूँ। राहुल के मुंह से प्रकाशन का नाम सुनते ही वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी भौहें चढ़ाकर देखने लगा, लेकिन फिर अचानक अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा आश्चर्य झलक उठा। स्वास्तिक प्रकाशन? आप स्वास्तिक प्रकाशन की तलाश क्यों कर रहे हैं? असल में मेरा उस प्रकाशन के किसी व्यक्ति से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे एक विषय पर बात करनी है। मैं आपको स्वास्तिक प्रकाशन के बारे में बता सकता हूँ और उस प्रकाशन के व्यक्ति से मिलवा भी सकता हूँ। आप चलेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जरूर चलूँगा। तो आइए मेरे साथ। अधेड़ व्यक्ति के साथ राहुल उत्तर इंदौर की एक संकरी गली में एक जर्जर घर तक गया। अधेड़ व्यक्ति राहुल को घर के अंदर ले जाकर बोला, आप यहाँ थोड़ी देर खड़े रहिए, मैं फ्रेडरिक सर को बुलाकर लाता हूँ। फ्रेडरिक सर? ये कौन है? फ्रेडरिक सर स्वास्तिक प्रकाशन के मालिक थे। आज से 10 साल पहले यह प्रकाशन बंद हो गया है। मैं आपको फ्रेडरिक सर से मिलवाऊंगा। वो आपको स्वास्तिक प्रकाशन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। और आप जिस कारण से आए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी उम्मीद जरूर पूरी होगी। वैसे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप डायरी के बारे में ही पूछताछ करने आए हैं ना? हाँ, लेकिन आप यह कैसे जानते हैं? इतने साल बाद जब आपने स्वास्तिक प्रकाशन की तलाश की, तो मैंने आपके हाव भाव से सब समझ लिया। मैं उसी स्वास्तिक प्रकाशन का कर्मचारी था, फ्रेडरिक सर का सहायक। मेरा नाम राजेश गोस्वामी है। रुकिए, मैं सर को बुलाकर लाता हूँ। राजेश जाकर थोड़ी देर में एक वृद्ध सज्जन को लेकर लौटा। वृद्ध व्यक्ति की उम्र लगभग 70 साल से ज्यादा रही होगी। वह ब्रितानी मूल के लग रहे थे। वह वृद्ध व्यक्ति राहुल के सामने आकर खड़ा हुआ। गुड आफ्टरनून यंग मैन, नाइस टू मीट यू। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम राहुल है। मैं फ्रेड पार्कर हूँ। राजेश ने तुम्हारे यहाँ आने का कारण मुझे बता दिया है। साथ ही तुम्हारे हाव भाव से भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। राहुल ने डायरी मिलने से लेकर अब तक की सारी घटनाएं बताई और यह भी बताया कि वह यहाँ क्यों आया है। वृद्ध पार्कर ने कहानी शुरू की। असल में हमारे परिवार में वह डायरी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के पास आई थी। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम हैरी था। वह प्राचीन वस्तुओं के बेहद शौकीन थे। उन्होंने वह डायरी एक ज्यूडिश व्यापारी से खरीदी थी। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को उस व्यापारी से पता चला कि यह डायरी इटली के पैलेस्टाइन के लिलिस्टाइन से चुराई गई थी। वैसे क्या तुम स्लाइन का मतलब जानते हो? हाँ जानता हूँ, हमारे यहाँ इसे मंदिर कहते हैं। बिल्कुल सही। और लिलिथ के बारे में जानते हो? थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन अगर आप स्पष्ट कर देंगे तो बेहतर होगा। लिलिथ की बात यहाँ इसलिए आ रही है क्योंकि तुम्हारे पास जो डायरी है
वह लिलिथ से जुड़ी हुई है। मैंने इन विषयों पर काफी शोध किया है। यहूदी मान्यताओं के अनुसार लिलिथ आदम की पहली पत्नी थी। आदम और लिलिथ दोनों को मिट्टी और धूल से बनाया गया था। इसलिए लिलिथ ने कभी नहीं माना कि वह आदम से किसी भी प्रकार कमतर है, बल्कि वह यह मानती थी वह और आदम समान रूप से सभी कार्यों में सक्षम है, क्योंकि दोनों एक ही तत्व से बनाए गए थे। लेकिन आदम को यह मंजूर नहीं था, इसलिए लिलिथ ने गार्डन ऑफ ईडन छोड़ दिया। उसके बाद लिलिथ वापस आई और अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तब ईश्वर ने उसे वह डायरी दी। उसे कहा गया कि वह अपनी इच्छाएं इस डायरी में लिखे। कहा जाता है जो भी इच्छा उस डायरी में लिखी जाती है वह कुछ दिनों में सच हो जाती थी। हालांकि ईश्वर ने उसे वह चेतावनी भी दी थी कि उस डायरी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। उसके बाद जूडिस व्यापारी ने उस डायरी को चुरा लिया। शायद उसने डायरी की सच्चाई जान ली थी, फिर उसने लालच में आकर उस डायरी को चुरा लिया। वह आदमी उस डायरी की सच्चाई जानता था, लेकिन वह उसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। कोई ना कोई श्राप उसे इस्तेमाल करने से रोकता रहा। जब उस आदमी ने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को वह डायरी बेच दी, तब से यह डायरी हमारे स्टोर में ही रखी थी। लेकिन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। फिर आज से 10 साल पहले गांव के कुछ लोग हमारी दुकान पर आए और वही डायरी अपनी लाइब्रेरी के लिए खरीद कर ले गए। मैं नहीं जानता कि तुम इस डायरी को इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं, लेकिन बहुत सावधान रहना, वह डायरी बहुत खतरनाक है। उस रात राहुल ने फ्रेडरिक पार्कर के घर अपनी रात बिताई। अगली सुबह वह वापस आया और अपने कॉलेज में शामिल हो गया। एक हफ्ता बीत गया। इस एक हफ्ते के दौरान राहुल ने देखा कि उसके क्लास का एक छात्र राजू आरती के प्रति थोड़ा ज्यादा आकर्षण दिखा रहा है। राजू आरती से घुलने मिलने और बातें करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा राहुल ने देखा कि राजू कई दिनों से आरती के घर के सामने साइकिल लेकर खड़ा रहता है। राजू का इरादा ठीक नहीं लग रहा था। राहुल को यकीन हो गया कि राजू आरती के पीछे पड़ा है, लेकिन राहुल ने यह बात न तो राजू को बताई और न ही आरती को। एक दिन शाम को राहुल और आरती अपने घर से कुछ दूर पार्क के मैदान में बैठे बातें कर रहे थे। तभी आरती ने खुद इस विषय को उठाया। राहुल, तुम जानते हो हमारे क्लास का राजू, उसका बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें पता है, मैंने उसे कई दिनों से अपने घर की खिड़की के नीचे खड़ा देखा है। वह वहाँ हर रोज खड़ा रहता है। राहुल ने कहा, आरती, मैं समझ गया, वह तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम चिंता मत करो, उसकी कोई ना कोई व्यवस्था मैं कर दूंगा। करीब 2 घंटे तक बातें करने के बाद आरती वहां से चली गई। राहुल पार्क में कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसने चारों ओर देखा, फिर अपने आप से बातें करने लगा। मुझे अब क्या करना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि अगर राजू इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में आरती उससे प्यार करने लगेगी। यह तो होने नहीं दिया जा सकता। इसका बस एक ही उपाय है। हाँ, राजू को रास्ते से हटाना होगा। राजू का खेल खत्म करना ही सही रहेगा। इस समय मुझे अपनी डायरी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं डायरी में लिख दूंगा कि राजू का एक्सीडेंट हो और वह मर जाए। हाँ, यही एकमात्र रास्ता है। उसे हटाने का यही तरीका है। मेरी अजीब डायरी मेरी बात मानेगी। उस डायरी में जो कुछ भी लिखूंगा वह सच हो जाएगा और मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। उसे मारेगी मेरी डायरी। लेकिन डायरी तो अभी मेरे पास नहीं है।
डायरी तो मैंने अपने कॉलेज के लॉकर में ताला बंद करके रखा है। मुझे उसे लाना होगा, तभी मैं उसमें लिख पाऊंगा। आज कॉलेज जाना मुमकिन नहीं है, कॉलेज बंद हो चुका है। कल कॉलेज में छुट्टी है, इसलिए परसों सोमवार को मैं कॉलेज जाकर लॉकर से डायरी निकालूंगा और क्लास की छुट्टी में अपनी मन की बातें उसमें लिख दूंगा। सब कुछ हो जाएगा सोमवार की सुबह। राहुल तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। वह बस का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे पुकारा, शायद कुछ पूछने के लिए। राहुल ने सड़क को दोनों तरफ से देखा, फिर धीरे धीरे सड़क पार करने लगा। लेकिन जैसे ही वह सड़क के बीच में पहुंचा, अचानक उसे एक लॉरी की जोरदार हॉर्न सुनाई दी। वह यह नहीं समझ पाया कि लॉरी आई तो आई कहां से। उसने सड़क पार करने से पहले अच्छी तरह दोनों तरफ देखा था। वहां पास में कोई गाड़ी नहीं थी, तो यह लॉरी आई कहां से। कुछ सोचने के पहले ही लॉरी ने राहुल को एक पल में टक्कर मार दी और निकल गई। सड़क के किनारे राहुल का खून से लथपथ और घायल शरीर पड़ा था। तुरंत वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इलाके के स्थानीय लोग राहुल को नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराते हैं। फिर राहुल के माता पिता को खबर दी जाती है। अस्पताल में राहुल कोमा में चला गया। वह 2 दिन कोमा में रहने के बाद थोड़ी देर के लिए होश में आया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। राहुल से मिलने के लिए उसके माता पिता, रिश्तेदार और दोस्त सब आते हैं। सब रोने लगते हैं। राहुल सबकी बातें सुन पा रहा था, लेकिन वह कुछ बोलने की ताकत नहीं रखता था। रोते हुए एक एक करके सब लोग राहुल को देखकर नर्सिंग होम के केबिन से बाहर चले जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक राजू केबिन में आता है। राजू को देखते ही ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए राहुल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। वैसी हालत राहुल की हो जाती है। राजू हंसते हुए कहता है, क्या रे, बहुत तकलीफ हो रही है ना? चिंता मत कर, थोड़ी ही देर में तेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। थोड़ी ही देर में तेरी सांसें पूरी तरह रुक जाएंगी। मैं जानता हूँ कि अभी तू क्या सोच रहा है। तू ये सोच रहा है ना कि लॉरी हादसे में तो मुझे मरना चाहिए था, लेकिन तू यहाँ कैसे? मेरी जगह एक्सीडेंट में तू कैसे मरा? सच जानना चाहता है ना? रुक, तुझे दिखाता हूँ असली वजह क्या है। उसने बैग की चेन खोली और उसमें से निकाली एक डायरी। वही डायरी देखकर राहुल दंग रह गया और बेचैनी से छटपटाने लगा। वह जैसे सांस तक नहीं ले पा रहा था। पहचाना इसे? ये वही डायरी है ना जिसमें तू अपने मन की सारी बातें लिखता था और जो कुछ भी तू लिखता था वह सच हो जाता था। ये वही डायरी है, लेकिन अब ये डायरी मेरे पास है। अरे अरे, तकलीफ हो रही है, इतना मत छटपटा, थोड़ा सब्र रख। वैसे भी तेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जिस दिन तू पार्क में आरती के साथ बैठकर ये बातें कर रहा था कि मुझे कैसे हटाया जाए ताकि मैं तेरे और आरती के बीच फिर कभी ना आ सकूं, उस दिन पार्क में एक झाड़ी के पीछे मैं छिपा हुआ था। झाड़ी के पीछे से मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उस दिन तेरे मुंह से मैंने इस अजीब डायरी के बारे में सुना था। उस दिन के बाद जब कॉलेज में छुट्टी थी, मैं चुपके से कॉलेज की दीवार कूदकर अंदर गया, लॉकर की कुंजी की एक नकल बनाई, फिर दोबारा कॉलेज जाकर उस चाबी से लॉकर खोला, डायरी निकाली और उसमें लिख दिया कि तेरा एक्सीडेंट हो जाए और तेरी मौत हो जाए। उसके बाद मैंने डायरी अपने साथ इस बैग में रख ली। तब से ये डायरी मेरे पास है। अब रुक, तेरे लिए एक और सरप्राइज है। मरने से पहले तुझे कुछ और झटके मिलेंगे, ताकि ऊपर जाते समय तुझे लगे कि मौत के वक्त तूने पूरा एडवेंचर किया था।
उस डायरी के पन्नों में मैंने बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया है कि आरती सिर्फ मेरी हो, आरती मेरी प्रेमिका बने। और जैसे जैसे मैंने लिखा, डायरी का असर शुरू हो गया। आरती ने अचानक मेरी खोज शुरू कर दी। परसों से मुझे बार बार मिस कॉल कर रही है, फोन कर रही है, मुझसे बातें करने की कोशिश कर रही है। देख, तू यहाँ पड़ा है और उसने तुझे देखने तक नहीं आया। तो अब ऊपर जा, अकेले जा, खुश रह, गुड बाय दोस्त। ये सब कहकर राजू पीछे की ओर मुड़कर चला गया। पीछे उसे राहुल की धीमी पड़ती सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर एक ऐसा समय आया जब राहुल की सांसें पूरी तरह रुक गई। केबिन से बाहर आकर राजू एक जगह छिपकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि राहुल के माता-पिता नर्सिंग होम के केबिन में रोते हुए अंदर गए, लेकिन तब तक राहुल के प्राण छूट चुके थे। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।